हेलो एंड वेलकम टू साइथमेटिक्स। मैं हूँ रितु गुप्ता और हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट अ पॉइंट की। किसी एक पॉइंट पर हम कब कहते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो हमने क्या देखा था यहाँ पर कि अगर लिमिट ऑफ फंक्शन एज एक्स अप्रोचेस दैट पर्टिकुलर पॉइंट ये इक्वल हो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, तो हम कहते हैं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है। अगर ये इक्वल नहीं है या लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती है या इस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो हम क्या कहते हैं, फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, तो हम क्या कहते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। अब हम बात करने वाले हैं कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। हम जनरल में कब कहेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। तो एक फंक्शन को हम कंटिन्यूस कब कहते हैं? रियल फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूस इफ इट इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की डोमेन में एक पर्टिकुलर पॉइंट है कोई सी, उस पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। अब हम क्या कह रहे हैं, अगर ये फंक्शन अपने डोमेन में हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूस है तो इसका मतलब हमारा फंक्शन एक कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, जैसे ये आपको एक फंक्शन दिखाई दे रहा है, उसका ग्राफ या इस तरह का कुछ बना हुआ है, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, इस ग्राफ को कहीं पर भी, इस ग्राफ को जब हम ड्रॉ कर रहे हैं कहीं पर भी हमें पेन पेपर के प्लेन से लिफ्ट नहीं करना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि अपने डोमेन में हर पॉइंट पर ये कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है। थोड़ा सा अगर हम इसको और अच्छे से देखें तो सपोज़ कीजिए हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, और वो फंक्शन का जो डोमेन है, उस फंक्शन का डोमेन है हमारा कोई ओपन इंटरवल ए टू बी। ठीक है, कोई ओपन इंटरवल ए टू बी उसका डोमेन है, यहाँ से वो डिफाइंड है, ये है उसका डोमेन। ठीक है, कहाँ तक डिफाइंड है, कोई मान लीजिए सारे रियल नंबर्स तक डिफाइंड है, कहीं तक भी डिफाइंड है। तो सपोज़ ये उस फंक्शन का ग्राफ है, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, इसमें हम जो वैल्यूज़ डाल सकते हैं सिर्फ ए और बी तक की ही वैल्यूज़ डाल सकते हैं। ए वैल्यू हम इसमें नहीं डाल सकते, बी वैल्यू हम इसमें नहीं डाल सकते। तो सपोज़ ए हमारा कहीं यहाँ पर पॉइंट है, तो ए पर तो हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं है, ये पॉइंट है ए, और ये पॉइंट है हमारा बी, बी पर भी हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं है। ये दोनों तो इसके डोमेन का पार्ट नहीं है। इसके डोमेन के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, ये अंदर सारे पॉइंट्स ए और बी के बीच के सारे पॉइंट्स, ये सारे रियल नंबर्स इसके डोमेन के अंदर आ रहे हैं, ये सारे रियल नंबर्स इसके डोमेन के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, ये सारे रियल नंबर्स, ए इसके डोमेन में नहीं आ रहा है, बी इसके डोमेन में नहीं आ रहा है। तो अगर हम चेक करना चाहते हैं कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं है, तो हमें इसको ए पर और बी पर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ए और बी इसके डोमेन का पार्ट नहीं है। हम क्या देखेंगे, ए और बी के बीच में क्या हर रियल नंबर पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है? अगर है तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक है, तो ए और बी के बीच के हर पॉइंट पर हम ये चेक कर लेंगे कि क्या लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एज एक्स अप्रोचेज एनी रियल नंबर सी, जहाँ पर सी किसको बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल ए बी को बिलोंग कर रहा है, क्या वो इक्वल है वैल्यू ऑफ फंक्शन एट सी के। अगर ऐसा है तो हमारा ये फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक है, ए पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, बी पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, एक से पहले किसी पॉइंट पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, ए के बाद के किसी पॉइंट पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो सारे पॉइंट्स हमारे फंक्शन के डोमेन में नहीं है। तो कोई फंक्शन अपने डोमेन में हर पॉइंट पर कंटिन्यूस है तो हम उसको कहते हैं कंटिन्यूस फंक्शन। सपोज कीजिए एक फंक्शन हमारे पास f है और उसका जो डोमेन है वो है क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी। इसका मतलब वो ए पर भी डिफाइंड है और बी पर भी डिफाइंड है, ए भी उसके डोमेन का पार्ट है और बी भी उसके डोमेन का पार्ट है। तो यहाँ अगर हम उसका ग्राफ की बात करें तो ये पॉइंट ए, ये जो ए पॉइंट है और यहाँ इसके नीचे ये जो बी पॉइंट है, इस पर भी हमारा फंक्शन डिफाइंड है। तो ये पॉइंट भी इंक्लूडेड है हमारे ग्राफ में और ये पॉइंट भी इंक्लूडेड है हमारे ग्राफ में। हमें चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं।
तो ए और बी के हर पॉइंट पर, तो ए और बी के बीच के हर रियल नंबर पर तो ये कंटिन्यूस होना ही चाहिए, वो तो हम चेक करेंगे ही करेंगे। यानी ओपन इंटरवल ए बी में तो वो कंटिन्यूस होना ही चाहिए, ये तो पक्की बात है। इसके अलावा अब हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये ए पर कंटिन्यूस है और क्या ये बी पर कंटिन्यूस है, क्योंकि ए और बी भी इसके डोमेन का पार्ट है, तो यहाँ पर भी हमें चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाई देगी, आपको पता है कंटिन्यूटी का मतलब क्या है। अगर हम चेक कर रहे हैं कंटिन्यूटी एट ए, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी ए पॉइंट पर, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एज एक्स अप्रोचेस ए, ये इक्वल होनी चाहिए एफ की वैल्यू एट ए पर, ठीक है। और लिमिट फाइंड करने के लिए हम क्या फाइंड करते हैं, एल एच एल फाइंड करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, और आर एच एल फाइंड करते हैं, राइट हैंड लिमिट। यानी इस ए पॉइंट को अगर हम राइट से अप्रोच कर रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या होती जा रही है, जैसे हमने ये वैल्यू डाली तो फंक्शन की हमें ऐसी कुछ वैल्यू मिली, फिर वैल्यू को और ए के पास ले गए तो फंक्शन की हमें कुछ वैल्यू मिली, वैल्यू को और ए के पास ले गए तो हमें फंक्शन की कुछ वैल्यू मिली। तो जैसे जैसे हम ए की तरफ जा रहे हैं राइट हैंड साइड से, एफ एक्स की वैल्यू किस तरफ को जा रही है वो हमें देगा फंक्शन की राइट हैंड लिमिट। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर हम बात करें तो हमें यहाँ क्या कहना पड़ेगा कि जब हम ए को अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होती जा रही है, किसको अप्रोच कर रही है। लेकिन हम लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ ए को अप्रोच नहीं कर सकते, क्योंकि ए के लेफ्ट में कोई भी नंबर इस फंक्शन के डोमेन में है ही नहीं, तो उसको तो ये फंक्शन एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो यहाँ पर एल एच एल का तो कोई मतलब रह ही नहीं जाता, तो एल एच एल की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि लेफ्ट में कोई नंबर ही इसके डोमेन में नहीं है। तो जब हम कंटिन्यूटी एट ए चेक कर रहे हैं तो हमें क्या चेक करने की ज़रूरत है, हमें ये चेक करना की ज़रूरत है कि लिमिट एज एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम राइट हैंड साइड, लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एज एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम राइट हैंड साइड, ये इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ ए के। यानी सिर्फ आर एच एल को हम यहाँ पर चेक करेंगे कि ए पर आर एच एल इक्वल होनी चाहिए एफ ऑफ ए के। सेम ऐसे ही अगर हम बात करें बी पॉइंट की, तो यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है कि अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है बी पर तो लिमिट एज एक्स अप्रोचेस बी, ये इक्वल होनी चाहिए एफ ऑफ बी के। लेकिन यहाँ भी सेम वही बात है कि बी को हम ठीक है लेफ्ट हैंड साइड से तो अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि बी के लेफ्ट में जितने भी नंबर्स हैं हमारे फंक्शन के डोमेन में प्रेजेंट है, तो हम बी की लेफ्ट हैंड लिमिट तो यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बी को अप्रोच करना चाहें राइट हैंड साइड से, तो बी के राइट में तो कोई भी वैल्यू फंक्शन के डोमेन में ही प्रेजेंट नहीं है, तो कोई एफ हमें वैल्यू ये फंक्शन निकाल कर देगा ही नहीं, इस वैल्यू को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो बी के केस में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि राइट हैंड लिमिट की कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ हमें किसकी बात करनी है, सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट की हमें बात करनी है। तो अगर हमें बी पर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो हम क्या देखेंगे, लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एज एक्स अप्रोचेस बी फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, वो इक्वल होना चाहिए फंक्शन की वैल्यू एट बी पर। तो बी पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल होनी चाहिए फंक्शन की वैल्यू एट बी पर। यहाँ पर राइट हैंड लिमिट का कोई मायने नहीं है, ठीक है। तो ओपन इंटरवल में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ए और बी के बीच में सारे पॉइंट्स पर ये हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। ए पर हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बी पर भी हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर क्लोज इंटरवल ए बी हमारे फंक्शन का डोमेन है तो ए और बी के बीच के सारे पॉइंट्स पर तो कंटिन्यूटी चेक होगी, और साथ में हमें देखना पड़ेगा कि ए के केस में, इसके केस में राइट हैंड लिमिट एज एक्स अप्रोचेस ए, ये इक्वल होना चाहिए फंक्शन की वैल्यू एट ए, और ये बी के केस में लेफ्ट हैंड लिमिट एज एक्स अप्रोचेस बी, वो इक्वल होना चाहिए फंक्शन की वैल्यू एट बी के। इसके अलावा एक और ग्राफ अगर हम यहाँ पर देखें, ये हमने यहाँ पर ग्राफ बनाया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x का। 1/x ये फंक्शन कब डिफाइंड होगा, ये सिर्फ तब डिफाइंड होगा जब ये x ज़ीरो नहीं होगा। x ज़ीरो हो गया तो उस पर तो ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। तो इस फंक्शन का अगर हम डोमेन देखें तो इसका डोमेन क्या है, सारे रियल नंबर्स, लेकिन उसमें से हम ज़ीरो को हटा देते हैं, यानी x इज इक्वल टू ज़ीरो पर ये फंक्शन डिफाइंड है ही नहीं। x इज इक्वल टू ज़ीरो इस फंक्शन के डोमेन में है ही नहीं। अब अगर हम इसके ग्राफ को देख रहे हैं तो हमें दिखाई दे रहा है दो पार्ट्स में दिखाई दे रहा है हमें ग्राफ। तो ऐसे देखकर तो लग रहा है कि इस ग्राफ को बनाने के लिए तो हमें पेन को पेपर से लिफ्ट करना पड़ रहा है। तो ये फंक्शन कैसा है, ये डिसकंटिन्यूस होना चाहिए।
जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी उसके अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ हमें दिखाई क्या दे रहा है कि इस फंक्शन को अगर हम प्रॉपरली लिखें तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो डोमेन है, ये फंक्शन 1/x के इक्वल है कब, जब x इज़ लेस देन 0, और 1/x के इक्वल है कब, जब x इज़ ग्रेटर देन 0। तो इस फंक्शन का डोमेन, इसको हम दो सबसेट्स में डिवाइड कर सकते हैं, डोमेन 1 और डोमेन 2। अगर हम डोमेन 1 की बात करें जहाँ पर x इज़ लेस देन 0, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि इसका ग्राफ कंटिन्यूस है, यानी डोमेन 1 में कंटिन्यूस है। ऐसे डोमेन 2 की बात करें तो वहाँ भी हमें क्या दिखाई दे रहा है कि इसका ग्राफ तो कंटिन्यूस है, हर पॉइंट पर ये कंटिन्यूस है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर डोमेन 2 में भी हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है। तो डोमेन 1 में भी कंटिन्यूस है, डोमेन 2 में भी कंटिन्यूस है, यानी इनके इंटरसेक्शन में भी ये कंटिन्यूस है, यानी ये फंक्शन अपने डोमेन की हर वैल्यू पर कंटिन्यूस है। तो 0 पर अगर ये कंटिन्यूस नहीं भी है तब भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 इसके डोमेन में है ही नहीं। तो हम क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन एक कंटिन्यूस फंक्शन है। जैसे कि हमने बात की थी, अ रियल फंक्शन f इज सेड टू बी कंटिन्यूस इफ इट इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ f। अगर बीच में कोई ऐसा पॉइंट आ जाता है जो f के डोमेन में नहीं है, उस पर ये डिसकंटिन्यूस है भी, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने डोमेन के हर पॉइंट पर अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो उस फंक्शन को हम कंटिन्यूस फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स करके देखते हैं जिससे हमें आइडिया होगा कि कैसे हम अप्रोच करेंगे इसको, और हमें अच्छे से समझ में आएगी बात। इज द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। क्या ये फंक्शन एक कंटिन्यूस फंक्शन है? अभी लास्ट वीडियो में हमने एक एग्जाम्पल किया था जिसमें हमने ये चेक किया था कि क्या x इज इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है। तो हमने देखा था कि हाँ, क्योंकि यहाँ पर LHL और RHL इक्वल है, तो लिमिट ऑफ दिस फंक्शन किसके इक्वल थी, 0 के इक्वल थी एज एक्स अप्रोचेज 0, और फंक्शन की वैल्यू 0 पर भी 0 थी, तो ये 0 पर कंटिन्यूस था। अब हमें कह रहे हैं कि क्या ये अपने डोमेन में हर पॉइंट पर कंटिन्यूस है, हमें ये बताना है। तो इस फंक्शन का डोमेन हमें क्या दिखाई दे रहा है, डोमेन तो इसका होगा ऑल रियल नंबर्स। डोमेन है इसका -∞ से ∞, सारे रियल नंबर्स इसके डोमेन में। तो इसको हम अगर कंटिन्यूस फंक्शन प्रूव करना चाहते हैं तो अपने डोमेन में हर पॉइंट पर हमें इसको कंटिन्यूस प्रूव करना पड़ेगा। इस फंक्शन को थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं, अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं। अब हमें क्या पता है कि इस फंक्शन में अगर हम 0 डालेंगे तो ये हमें 0 निकाल कर देगा। इस फंक्शन में अगर 0 से कम कोई वैल्यू डालेंगे, कोई नेगेटिव नंबर डालते हैं हम इसमें, तो ये हमें नेगेटिव ऑफ x निकाल कर देता है। और इस फंक्शन में अगर हम कोई 0 से बड़ा नंबर यानी पॉजिटिव नंबर डालते हैं तो ये हमें वही नंबर निकाल कर देता है। ठीक है, यानी इस फंक्शन के डोमेन को हम 3 सबसेट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये हमारा डोमेन 1 कहाँ से कहाँ तक है, -∞ से 0 तक। ये है हमारा डोमेन 2, इसमें सिर्फ क्या आ रहा है, एक नंबर 0 आ रहा है। और ये है हमारा डोमेन 3, इसमें आ रहा है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक के सारे नंबर ओपन इंटरवल है। ठीक है, अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये D1 में भी कंटिन्यूस है, D2 में भी कंटिन्यूस है और D3 में भी कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब ये अपने डोमेन में हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूस है। तो चेक करते हैं। अगर हम बात करें पहले D1 की, तो हमने क्या मान लिया कि लेट C बी एनी रियल नंबर, C कोई रियल नंबर है जो कि लेस देन 0 है। ठीक है, C कोई भी रियल नंबर है जो कि लेस देन 0 है। तो हम फाइंड करना चाह रहे हैं लिमिट ऑफ हमारा दिस फंक्शन एज x अप्रोचेस c। तो जब c हम लेस देन 0 डाल रहे हैं तो हमारा फंक्शन क्या बन गया है, हमारा फंक्शन बन गया है f ऑफ x इज इक्वल टू -x। तो इस फंक्शन की लिमिट हम निकालना चाह रहे हैं एज x अप्रोचेस c, तो हम क्या करेंगे, ये c वैल्यू इस फंक्शन में डाल देंगे और हमें ये वैल्यू निकाल कर देगा -c। ठीक है, और अगर हम फाइंड करें इस फंक्शन की वैल्यू एट c अगर हम इस फंक्शन में डाल रहे हैं तो ये हमें क्या वैल्यू निकाल कर दे रहा है, तो c क्योंकि नेगेटिव नंबर है, 0 से छोटा नंबर है, तो ये हमें वैल्यू क्या निकाल कर दे रहा है, c डालेंगे इस फंक्शन में, क्या निकाल कर देगा, -c ही निकाल कर देगा। तो इस केस में तो हमें क्या दिखाई दिया, हमें ये दिखाई दिया कि लिमिट ऑफ फंक्शन एज x अप्रोचेज एनी रियल नंबर c वेयर c इज लेस देन 0, ये इक्वल है फंक्शन की वैल्यू एट c, यानी D1 में तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है ना, f इज कंटिन्यूस इन D1। ऐसे ही अगर हम चेक करें D3 में चेक कर लेते हैं, पहले D3 में चेक करेंगे
तो हम यहाँ पर क्या सोच रहे हैं कि हमारा कोई रियल नंबर है सी जो कि ग्रेटर देन 0 है, वो हम इस फंक्शन में डाल रहे हैं। तो लिमिट फाइंड करते हैं एज एक्स अप्रोचेस सी। इस फंक्शन की लिमिट क्या होगी? अब फंक्शन हमारा बन क्या गया है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये बन गया है क्योंकि हमने जो सी लिया है वो ग्रेटर देन 0 लिया है। डोमेन 3 में से हमने कुछ नंबर इसमें डाला है, तो सी पर इसकी लिमिट हमें निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसमें सी पुट कर देते हैं, तो ये हमें सी वैल्यू निकाल कर देगा। और फंक्शन की वैल्यू अगर हम सी पर निकालेंगे, इस फंक्शन में सी डालते हैं, तब भी हमें क्या निकाल कर देगा? सी ही निकाल कर देगा। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एज एक्स अप्रोचेस सी इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। इसका मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूस इन D3। D3 में भी हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है। D2 में अगर हम चेक करें तो ये हमने लास्ट वीडियो में भी चेक किया था, C जब हमारा 0 है तो अगर हम इसकी LHL निकालें और RHL निकालें तो क्या निकल कर आएगी? लिमिट एज एक्स अप्रोचेज 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो वो हमारी क्या निकल, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड वो निकल कर आएगी। लेफ्ट हैंड 0 के लेफ्ट में कोई नंबर डाल रहे हैं यानी नेगेटिव नंबर डाल रहे हैं तो वो आएगा -0 यानी 0 ही आएगा। और लिमिट एज दिस फंक्शन एज एक्स अप्रोचेज 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड, यानी राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, यानी इस फंक्शन में हम 0 से जस्ट बड़ा कुछ नंबर डाल रहे हैं, तो लिमिट निकालेंगे तो इस x की जगह 0 डाल देते हैं, ये भी 0 ही निकल कर आएगा। और इस फंक्शन में अगर हम 0 डालते हैं तब भी हमें क्या वैल्यू दे रहा है? 0 ही वैल्यू दे रहा है। तो इस केस में भी हमें क्या दिखाई दे रहा है? लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एज एक्स अप्रोचेज c इज इक्वल टू एफ ऑफ c। ठीक है, ये तो हमने पूरा सॉल्व किया था पिछले वीडियो में। ठीक है, इसका डिटेल देखना है तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ हमें क्या दिखाई दिया? D1 में भी कंटिन्यूस है, D3 में भी कंटिन्यूस है और D2 में भी, क्योंकि लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एज एक्स अप्रोचेस c इज इक्वल टू एफ ऑफ c, तो D2 में भी ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। f इज कंटिन्यूस इन D2। तो क्योंकि अपने डोमेन की हर वैल्यू पर ये कंटिन्यूस है, इसका मतलब हमारा फंक्शन एक कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, एग्जाम्पल 8 देखते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं? डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है हमें। पॉलिनोमियल फंक्शन दिखाई दे रहा है, तो सारे रियल नंबर्स एक्स की वैल्यू हम कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पर, तो इसका डोमेन हमें दिखाई दे रहा है क्या? सारे रियल नंबर्स नेगेटिव इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो हम मान लेते हैं कि C हमारा क्या है? C भी एनी रियल नंबर, C कोई भी रियल नंबर है। हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि किसी भी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हम इस पर डालें तो फंक्शन की लिमिट एज एक्स अप्रोचेस दिस रियल नंबर, क्या ये फंक्शन की वैल्यू एट दिस रियल नंबर की इक्वल होगी? चेक करते हैं। तो पहले हम फाइंड करते हैं लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एज एक्स अप्रोचेस C। पॉलिनोमियल फंक्शन है, कैसे निकालते हैं लिमिट? हमने लास्ट क्लास में 11th में सीखा है। x की जगह हम c पुट कर देंगे यहाँ पर, तो आ जाएगा c क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1। और इस फंक्शन की वैल्यू अगर हम इसमें x की जगह c डाल दें तब भी हमें क्या मिलेगा? c क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एज x अप्रोचेस एनी रियल नंबर c इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट रियल नंबर। इसका मतलब f इज कंटिन्यूस फंक्शन, ये अपने डोमेन में हर वैल्यू पर कंटिन्यूस है, यानी f जो है वो एक कंटिन्यूस फंक्शन है। एग्जाम्पल 9 देखते हैं। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाई f ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाई एक्स एंड x इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ हमें क्या दिखाई दिया? जैसे हमने अभी पीछे बात की थी, इसका डोमेन क्या है? सारे रियल नंबर्स, लेकिन 0 इसके डोमेन में नहीं है, तो 0 पर तो हमें इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम किस पर चेक करेंगे? लेस देन 0 वैल्यूज़ पर और ग्रेटर देन 0 वैल्यूज़ पर। तो ये फंक्शन हमें वैल्यूज़ क्या निकाल कर दे रहा है? ये फंक्शन इक्वल है 1 बाई एक्स के जब x ग्रेटर देन 0 है, और 1 बाई एक्स के ही इक्वल है जब x लेस देन 0 है। इसका डोमेन हमें दो पार्ट्स में डिवाइडेड दिखाई दे रहा है। ये डोमेन 1 है इसका, जो कि इक्वल है नेगेटिव इन्फिनिटी से 0 तक, जिसमें 0 इंक्लूडेड नहीं है। और ये डोमेन 2 है जो कि हमारा है 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, जिसमें भी 0 इंक्लूडेड नहीं है। तो हम D1 और D2 में इसको चेक कर लेते हैं। पहले D1 में हम इसको चेक करते हैं। तो हमें यहाँ पर वैल्यू क्या डालनी है? कोई रियल नंबर C हम ऐसा ले लेते हैं जो कि ग्रेटर देन 0 है। C क्या है? कोई रियल नंबर है ग्रेटर देन 0। लिमिट फाइंड करते हैं इस फंक्शन की एज x अप्रोचेस C। क्या निकल कर आएगी? फंक्शन हमारे पास है 1 बाई एक्स,
तो x की जगह c डाल देंगे, हमारे पास आएगा 1/c। और इस फंक्शन की वैल्यू अगर हम फाइंड करें c पर, तो फंक्शन हमारा क्या f(x = 1/x), तो ये बन जाएगा 1/6 1/c। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एज x अप्रोचेस c इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट c। इसका मतलब f इज कंटिन्यूस। D1 में ये कंटिन्यूस है। ऐसे D2 में चेक कर लेते हैं। c कोई रियल नंबर है जो कि लेस देन 0 है, तो लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एज x अप्रोचेस c कितनी हो जाएगी, फंक्शन तो हमारा अभी भी 1/x ही है, तो ये अभी भी 1/c ही होगी। और फंक्शन की वैल्यू एट c वो भी कितनी होगी, 1/c ही होगी। तो हमें दिखाई दे रहा है लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एज x अप्रोचेस c इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट c फॉर ऑल पॉइंट्स इन इट्स डोमेन व्हेन c इज लेस देन 0। डोमेन 2 में हर पॉइंट पर भी हमें क्या दिखाई दे रहा है, f इज कंटिन्यूस। तो f डोमेन 1 में भी कंटिन्यूस है, डोमेन 2 में भी कंटिन्यूस है, यानी f फंक्शन अपने डोमेन के हर पॉइंट पर कंटिन्यूस है, यानी f इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। तो हमारा f जो है वो एक कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, 0 पर वो कंटिन्यूस नहीं है, लेकिन 0 क्योंकि इसके डोमेन में नहीं है तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल 10 को देखते हैं। इसमें बोल रहे हैं डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाय ऐसा कुछ। x जब लेस देन इक्वल टू 1 है तो ये हमें वैल्यू x+2 दे रहा है, और x ग्रेटर देन 1 है तो ये हमें वैल्यू x-2 दे रहा है। ग्राफ अगर हम इसका देखें तो हमें यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमें अपना पेन लिफ्ट करना पड़ेगा अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ये डिसकंटिन्यूस तो है, और किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस दिखाई दे रहा है, हमें ये 1 पर डिसकंटिन्यूस दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हमारे पास ग्राफ नहीं है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा और अच्छे से हम इसको लिख लेते हैं। हमें दिखाई दे रहा है x जब 1 है तो हमारा फंक्शन क्या है, f(x) इज इक्वल टू x+2। जब ये लेस देन 1 है तो हमारा फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू x+2। और जब हमारा x ग्रेटर देन 1 है तो हमारा फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू x-2। यानी इसके डोमेन को हम 3 सबसेट्स में डिवाइड कर सकते हैं, d1, d2, d3। d1 हमारा क्या है, -∞ से 1 तक के सारे नंबर्स। d2 में तो सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है हमारा 1, और d3 में हमारे पास क्या है, 1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक के नंबर, 1 इंक्लूडेड नहीं है। चेक करते हैं। d1 में हम चेक करें तो हमने मान लिया c हमारा कोई रियल नंबर है जो कि लेस देन 1 है। तो लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एज x अप्रोचेस c अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो फंक्शन तो हमारा क्या है, x+2, ये हमें वैल्यू क्या निकाल कर देगा, c+2। और अगर हम f ऑफ c निकालेंगे तब भी क्या आएगा, इसमें हम c डाल देंगे तब भी वो हमारे पास आएगा c+2। तो लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एज x अप्रोचेस c इज इक्वल टू f ऑफ c, यानी f इज कंटिन्यूस इन d1 में तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है। d2 में चेक करते हैं। d2 क्या है, हमारा जो c है वो 1 के इक्वल है। तो यहाँ तो हमें LHL और RHL निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें पता है कि 1 से कम वैल्यू डालेंगे तो ये कुछ और फंक्शन कुछ और बन जाता है, 1 से बड़ी वैल्यू डालेंगे तो ये कुछ और वैल्यू हमें निकाल कर देता है। LHL फाइंड करते हैं पहले। LHL यानी लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एज x अप्रोचेस 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो ये फंक्शन हमारा क्या बन जाएगा, जब हम 1 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करें, यानी 1 से छोटी कोई वैल्यू डाल रहे हैं, तो ये फंक्शन बन जाएगा f(x) इज इक्वल टू x+2। तो इस फंक्शन में अगर हम 1 डालेंगे हमें क्या मिलेगा, 1+2 यानी 3। RHL निकालते हैं, यानी लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एज x अप्रोचेस 1 फ्रॉम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड से 1 को अप्रोच कर रहे हैं, यानी 1 से बड़ा कुछ नंबर डाल रहे हैं, तो हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, x-2। तो इसकी लिमिट निकालते हैं, 1 डालते हैं इसमें, 1 - 2, ये निकाल कर देगा वैल्यू -1। यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। तो LHL और RHL इक्वल नहीं है, यानी लिमिट एज x अप्रोचेस 1 डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसका मतलब f इज नॉट कंटिन्यूस एट दिस पॉइंट। f इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। ये पॉइंट जो है ये हमें मिल गया पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, d3 में चेक करते हैं। इसके बाद d3 में हमने क्या वैल्यूज डाली हुई हैं, ग्रेटर देन 1।
तो हमने मान लिया सी कोई रियल नंबर है ग्रेटर देन 1, तो लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एज एक्स अप्रोचेस सी कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 पर फंक्शन क्या बन रहा है हमारा x-2, तो ये हमें लिमिट, ये हमें वैल्यू निकाल कर देगा c-2, और इस फंक्शन में अगर हम c डाल देंगे तब भी हमें क्या निकाल कर देगा, c-2 ही निकाल कर देगा। तो ये एफ ऑफ सी के इक्वल है, यानी कि f इज कंटिन्यूस इन D2 में D3 की हर वैल्यू के लिए तो ये कंटिन्यूस है। तो ये फंक्शन हमारा बाकी सब वैल्यूज़ पर कंटिन्यूस है, सिर्फ x इज इक्वल टू 1 पर ये कंटिन्यूस नहीं है। ग्राफ में भी हमें दिखाई दे रहा है बाकी सब वैल्यूज़ पर कंटिन्यूस है, लेकिन x इज इक्वल टू 1 पर हमें अपना पेन लिफ्ट करना पड़ रहा है, इस पर ये कंटिन्यूस नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 11। इसमें कह रहे हैं फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस। x अगर लेस देन 1 है तो ये फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 हो जाता है, x 1 है तो ये फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 0, और x अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। तीन डोमेन, इसके पूरे डोमेन को हम तीन सबसेट्स में डिवाइड कर सकते हैं, D1 D2 D3। D1 में क्या वैल्यूज़ है, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर 1, D2 में सिर्फ एक ही वैल्यू है 1, और D3 में हमें दिखाई दे रही है 1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक की वैल्यूज़। तो चेक करते हैं, पहले चेक करते हैं D1 में ये कंटिन्यूस है या नहीं है। तो हमने कोई रियल नंबर ले लिया C जो कि D1 में है, D1 में है इसका मतलब क्या है, वो 1 से छोटा नंबर है। लिमिट ऑफ दिस फंक्शन अगर हम निकालेंगे एज x अप्रोचेस c, तो वो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, फंक्शन हमारा है x प्लस 2, इसमें c डाल देते हैं x की जगह, ये आएगा c प्लस 2, और यही वैल्यू हमें मिलेगी अगर इस फंक्शन में हम c डाल दें। c पर फंक्शन क्या वैल्यू निकाल कर दे रहा है, c प्लस 2 ही वैल्यू निकाल कर दे रहा है, यानी लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट एज x अप्रोचेस c इक्वल है फंक्शन की वैल्यू एट c। तो हम कह सकते हैं f इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट इन D1 के तो हर एक पॉइंट पर ये कंटिन्यूस है। D2 को चेक करते हैं, D2 में तो सिर्फ एक ही वैल्यू है 1, यानी हमारा c 1 है। तो लिमिट ऑफ दिस फंक्शन हम निकालना चाह रहे हैं एज x अप्रोचेस 1। अब 1 से छोटा नंबर डालेंगे तो ये फंक्शन कुछ और वैल्यू निकाल कर दे रहा है, 1 से बड़ा नंबर डालेंगे तो कुछ और वैल्यू निकाल कर दे रहा है, तो यहाँ हम LHL और RHL दोनों निकालते हैं। तो लिमिट एज x अप्रोचेस 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तब हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड से जब हम 1 को अप्रोच करेंगे, ये 1 है, लेफ्ट हैंड साइड से 1 को अप्रोच करेंगे यानी 1 से छोटा कुछ नंबर हम डाल रहे हैं, तो हमारा फंक्शन क्या बन गया, x प्लस 2, इसमें 1 डालेंगे तो 1 प्लस 2 यानी हमें 3 वैल्यू निकाल कर देगा, ठीक है। और लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एज x अप्रोचेस 1 फ्रॉम राइट हैंड साइड से अगर हम इस फंक्शन 1 को अप्रोच कर रहे हैं तो 1 से बड़ी कोई वैल्यू हम इसमें डाल रहे हैं, तो फंक्शन हमारा बन गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। इसमें 1 डाल के देखते हैं तो ये हमें क्या वैल्यू निकाल कर दे रहा है, -1। तो यहाँ हमें क्या दिखाई दिया, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, इक्वल ही नहीं है, यानी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। x इज इक्वल टू 1 पर तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, इसका मतलब हमारा पॉइंट, हम इस पॉइंट पर हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1, मिल गया हमें एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। D3 पर चेक करते हैं, D3 में हर पॉइंट पर चेक करते हैं, तो D3 ये क्या है, 1 से लेकर इन्फिनिटी, तो हम मान लेते हैं कोई रियल नंबर c हमारे पास है जो कि ग्रेटर देन 1 है। लिमिट फाइंड करते हैं इस फंक्शन की एज x अप्रोचेस c, x c को अप्रोच कर रहा है, तो हमारा फंक्शन अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि 1 से बड़ा है हमारे पास c, तो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। पुट कर देते हैं इसमें c, तो ये हमें वैल्यू निकाल कर देगा c माइनस 2, और इसी फंक्शन में एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 में अगर x की जगह हम c रख देंगे तब भी हमें वैल्यू क्या मिल रही है, c माइनस 2, यानी फंक्शन की वैल्यू एट c भी c माइनस 2 ही है। इसका मतलब f इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट इन डोमेन 3। तो डोमेन 3 के हर पॉइंट में कंटिन्यूस है, डोमेन 1 के हर पॉइंट के लिए कंटिन्यूस है, सिर्फ किस पर डिसकंटिन्यूस है, x इज इक्वल टू 1 एक ही वैल्यू पर ये डिसकंटिन्यूस हमें दिखाई दे रहा है। एग्जाम्पल 12 देखते हैं, इसमें कह रहे हैं डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इफ एक्स इज लेस देन 0 एंड माइनस एक्स प्लस 2 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब हमें यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि इसके डोमेन में 0 नहीं है, 0 पर तो ये डिफाइंड ही नहीं है, तो इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स माइनस 0। तो 0 पर इसकी कुछ भी वैल्यू है उससे हमें कोई 0 पर ये कंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस है उससे हमें कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है। हम किस में चेक करेंगे, सिर्फ इसके डोमेन में।
तो इसका डोमेन को हम दो सबसेट्स में डिवाइड कर सकते हैं, डोमेन 1, डोमेन 2। डोमेन 1 कहाँ से कहाँ तक हमें दिखाई दे रहा है, नेगेटिव इन्फिनिटी से 0, जिसमें 0 इंक्लूडेड नहीं है। और डोमेन 2 में कौन कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं, इसमें आ रही हैं 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक की वैल्यू, जिसमें भी 0 इंक्लूडेड नहीं है। तो पहले हम चेक करते हैं डोमेन 1 में ये कंटिन्यूस है या नहीं है। तो हम मान लेते हैं c कोई रियल नंबर है जो कि लेस देन 0 है। लिमिट निकालते हैं इस फंक्शन की एज x अप्रोचेस c। तो लेस देन 0 हमने नंबर डाला है, तो फंक्शन हमारा बन गया है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। इसमें c पुट कर देते हैं x की जगह, तो हमें क्या मिलेगी, लिमिट c प्लस 2। और हमें दिखाई दे रहा है इस फंक्शन में x की जगह अगर हम c डाल दें तब भी ये वैल्यू क्या निकाल कर देगा, c प्लस 2, यानी f ऑफ c के इक्वल है। तो इसका मतलब f इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट इन d1। ऐसे d2 में चेक करते हैं, डोमेन 2 में लेट c इज ग्रेटर देन 0, c 0 से बड़ा कोई नंबर है। तो यहाँ भी हमें क्या दिखाई देगा, लिमिट एज x अप्रोचेस c। फंक्शन क्या बन गया है, f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, माइनस एक्स प्लस 2। तो c x की जगह c सब्सटीट्यूट कर देते हैं, ये हमें वैल्यू निकाल कर देगा माइनस c प्लस 2। और इस फंक्शन में अगर हम x की जगह c डालेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, माइनस c प्लस 2, यानी f ऑफ c के इक्वल हमें ये दिखाई दे रहा है। इसका मतलब f इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट इन d2। तो ये d1 में भी हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है, d2 में भी हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है। तो हम क्या बोलेंगे कि f इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन। ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है क्योंकि अपने डोमेन के हर पॉइंट पर ये कंटिन्यूस है। 0 पर डिसकंटिन्यूस होने से हमें कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है, क्योंकि 0 इसके डोमेन का पार्ट ही नहीं है। एग्जाम्पल 13 देखते हैं, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन गिवन बाय दिस। f ऑफ x x के इक्वल है जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, और f ऑफ x x स्क्वायर के इक्वल है जब x लेस देन 0 है। और अच्छे से अगर हम इसको लिख लें तो f ऑफ x इज इक्वल टू x ग्रेटर देन 0 है तो हमें x निकाल कर देगा, x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 है तभी हमें क्या निकाल कर देगा, तब भी x ही निकाल कर देगा, यानी 0 ही निकाल कर देगा। और x अगर लेस देन 0 है तब हमें क्या निकाल कर देगा, ये एक्स स्क्वायर वैल्यू निकाल कर देगा। ठीक है, तो इसके डोमेन को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये d1 है, ये d2 है, ये d3 है। d1 हमें कहाँ से कहाँ तक दिखाई दे रहा है, ये है माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, d2 में हमारे 0 प्रेजेंट है, और ये है 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। d1 में चेक करते हैं पहले, तो c हमारा कोई ऐसा रियल नंबर है जो कि ग्रेटर देन 0 है। लिमिट निकालें इस फंक्शन की एज x अप्रोचेस c। x जब c को अप्रोच कर रहा है तो इस फंक्शन की लिमिट क्या होगी, तो फंक्शन हमारा क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू x। तो बस हम इस x की जगह c रख देते हैं, c निकल कर आएगा, और f ऑफ c भी क्या होगा, वो भी c के ही इक्वल होगा। तो हमें दिखाई दे रहा है लिमिट एज x अप्रोचेस c इज इक्वल टू f ऑफ c, यानी फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट इन d1 में तो हर वैल्यू पर ये कंटिन्यूस है। d2 पर चेक करते हैं, d2 क्या है, हमारा c जो है वो 0 है। तो लिमिट निकालते हैं हम एज x अप्रोचेस c, यानी x अप्रोचेस 0। फंक्शन हमारा क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 है तो कांस्टेंट फंक्शन ही बन गया। तो यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा, या x भी अगर हम इसको लिख दें सपोज, क्योंकि ये क्या था, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पर x ही वैल्यू निकाल कर दे रहा था, तो वैल्यू 0 आएगी। और f ऑफ 0 भी हमें क्या दिखाई दे रहा है, f ऑफ 0 भी यहाँ पर 0 ही दिखाई दे रहा है, यानी f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 यानी डोमेन 2 में भी ये कंटिन्यूस है। डोमेन 3 में चेक करते हैं ये कंटिन्यूस है या नहीं है। तो डोमेन 3 यानी अब हमने c ले लिया है, लेस देन 0 कोई नंबर। तो लिमिट निकालते हैं x अप्रोचेस c। तो फंक्शन हमारा क्या बन गया है अब, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसकी लिमिट निकालनी है, c पुट कर दो इसमें, तो c स्क्वायर आ जाएगा। और f ऑफ c किसके इक्वल आएगा, x की जगह c रखेंगे तब भी हमें मिलेगा c स्क्वायर, यानी f ऑफ c भी इसी के इक्वल है। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि f इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट इन d3। तो ये d1 में भी कंटिन्यूस है, d2 पर भी में भी कंटिन्यूस है, d3 में भी कंटिन्यूस है, यानी ये अपने डोमेन के हर पॉइंट पर कंटिन्यूस है। तो इसका मतलब f इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन, इसमें कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी प्रेजेंट नहीं है। इसके ग्राफ में भी आपको दिखाई दे रहा है, सिंगल स्ट्रोक में हम इसका ग्राफ बना पा रहे हैं, कहीं पर भी कोई डिसकंटिन्यूटी हमें दिखाई नहीं दे रही है।
एग्जाम्पल 14 को देखते हैं, इसमें क्या बोल रहे हैं, शो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस, हर पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस होता है, ये शो करें। तो पॉलिनोमियल फंक्शन होता क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन को हम लिख सकते हैं a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस कहाँ तक an(x⁴n). ठीक है, ये है हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन a1 a2 a3 a0 सब क्या है, ये सब रियल नंबर्स हैं। तो ये जो फंक्शन है ये हर रियल नंबर पर डिफाइंड है, इसका डोमेन क्या है, सारे रियल नंबर्स हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि लेट सी बी एनी रियल नंबर, और हम चेक करेंगे क्या हर रियल नंबर पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है। तो उसके लिए हम फाइंड करते हैं एक तो इस फंक्शन की वैल्यू एट सी डाल दें इस फंक्शन में, तो हमें क्या वैल्यू निकाल कर देगा, a0 प्लस a1c प्लस a2c² प्लस a3c³ प्लस कहाँ तक an(c⁴n). और इस फंक्शन की अगर हम लिमिट फाइंड करें, लिमिट एज x अप्रोचेज एनी रियल नंबर c f ऑफ x, तो ये क्या वैल्यू निकाल कर देगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम c से रिप्लेस कर देंगे, तो तब भी ये हमें वैल्यू निकाल कर देगा a0 प्लस a1c प्लस a2c² प्लस a3c³ प्लस कहाँ तक an(cn) तक। ठीक है, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एज x अप्रोचेज एनी रियल नंबर c इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट रियल नंबर, यानी f इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, ये अपने डोमेन के हर पॉइंट पर कंटिन्यूस है। ठीक है, एग्जाम्पल 15 पर आ जाते हैं, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, जहाँ पर ये डिनोट कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो हमें पता ही है, उस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम कोई इंटीजर डालते हैं तो वो हमें वही वैल्यू निकाल कर देता है ना, 3 डालेंगे तो 3 निकाल कर देगा। लेकिन इसमें अगर हम सपोज 1 और 2 के बीच की कोई वैल्यू डालते हैं, 1.5 डालेंगे तो ये क्या निकाल कर देगा, 1.5 से छोटा कौन सा सबसे बड़ा इंटीजर है, तो 1 है इससे जस्ट पहले, वो निकाल कर देगा। इसमें अगर हम डाल दें 3.06 डाल दें, तो 3.06 से जस्ट पहले कौन सा सबसे बड़ा इंटीजर है, 3 है, तो ये हमें 3 निकाल कर देगा। हमेशा हमें ये इंटीजर वैल्यू निकाल कर देता है। ठीक है, डाल तो हम इसमें कोई भी रियल नंबर सकते हैं, तो इसका जो डोमेन है वो क्या है, ऑल रियल नंबर्स, कोई भी रियल नंबर हम इसमें डाल सकते हैं। हमें पता करना है कि ये कहाँ कहाँ पर डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम दो केसेस इसमें बनाकर चलते हैं। पहला केस, कोई रियल नंबर है हमारे पास c जो कि एक इंटीजर है, c क्या है, एक इंटीजर है। अगर हम इसमें कोई इंटीजर डालेंगे तो क्या ये कंटिन्यूस होगा, तो अगर हमने अपने फंक्शन में कोई इंटीजर डाल दिया, फंक्शन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, तो यहाँ पर हमने डाल दिया c कोई इंटीजर है तो हमें क्या वैल्यू निकाल कर देगा, ये यही वैल्यू निकाल कर देगा, c ही हमें निकाल कर देगा। ठीक है, और इस फंक्शन की अगर हम लिमिट निकालें एज x अप्रोचेज c, x इस इंटीजर को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड से। अब यहाँ पर आपको कुछ प्रॉब्लम दिखाई देगी, क्या प्रॉब्लम दिखाई देगी, सपोज हम बात कर रहे हैं 2 की। ठीक है, हमने हमारा जो c है वो 2 है, हमने एक इंटीजर ले रखा है 2। इस 2 को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो हमें क्या नंबर मिल रहा है, 2 से छोटा कोई नंबर मिल रहा है। 2 से छोटा कोई भी नंबर हम इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में डालेंगे तो इसको क्या बना देगा, ये तो इसको 1 बना देगा, उससे जस्ट पहले वाला इंटीजर बना देगा। ठीक है, तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से c को, इस इंटीजर को अप्रोच करेंगे तो ये हमें उससे पहले वाला इंटीजर निकाल कर देगा, तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, c-1। और अगर हम इस इंटीजर को अप्रोच करेंगे राइट हैंड साइड से तो ये हमें क्या वैल्यू निकाल कर देगा, अब राइट हैंड साइड से अगर हम इस 2 को अप्रोच करें तो हमें मिलेगा 2 से बड़ा कोई नंबर, 2 से बड़ा कोई भी नंबर हम इसमें डालेंगे, 2.5 डाल रहे हैं, 2.0001 डाल रहे हैं, तो ये उसको क्या बनाएगा, अभी उसको 2 बना के देगा, है ना। 2 से छोटा कोई भी नंबर हम इसमें डाल रहे थे, 1.99 डाल रहे थे, तो उसको 1 बना रहा था, तो हमें क्या मिल रहा था, c-1 मिल रहा था। लेकिन 2 से बड़ा कोई भी नंबर डालेंगे तो ये हमें 2 ही बना कर देगा, तो इस c को अगर हम राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो ये हमें c वैल्यू ही निकाल कर देगा।
तो यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है कि f इज नॉट कंटिन्यूस फॉर इंटीजर्स। इंटीग्रल वैल्यूज पर ये हमारा फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। दूसरा केस हम देखते हैं कि अगर हमारा जो c है वो कोई इंटीजर नहीं है, कोई और नंबर है, c इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है, अब क्या करें हम, सपोज हमारा c क्या है, ये यहाँ पर कोई नंबर है 4.5, ठीक है, इंटीजर नहीं है ये। इस 4.5 को अगर हम लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं तो हमें नंबर क्या मिल रहा है, 4.5 से जस्ट छोटा नंबर को इसमें डाल रहे हैं, 4.4999 ऐसा कुछ नंबर हम इसमें डाल रहे हैं। तो इसमें अगर हम ये नंबर डालेंगे उसको क्या बनाएगा, ये 4 बनाएगा। और अगर हम राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो 4.5 से जस्ट बड़ा कोई नंबर इसमें डाल रहे हैं, 4.500001 अगर हम इसमें डाल रहे हैं, तब इसको भी ये क्या बना देगा, ये तो इसको भी 4 ही बना देगा। तो हम इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें चाहे राइट हैंड लिमिट निकालें, इस बार हम c को चाहे लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करें चाहे राइट हैंड साइड से अप्रोच करें, हमें ये सेम ही वैल्यू निकाल कर देगा। क्या वैल्यू निकाल कर देगा, c से जस्ट पहला जो भी इंटीजर होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, वो निकाल कर देगा। तो लिमिट एज x अप्रोचेस c फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ये इक्वल आएगी किसके, लिमिट एज x अप्रोचेस c फ्रॉम राइट हैंड साइड के। और वो किसके इक्वल आएगा, जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है c से जस्ट पहले वाला, उसी के इक्वल आएगा। यानी इस फंक्शन की वैल्यू एट c के इक्वल आएगा। तो लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एज x अप्रोचेस c इज इक्वल टू f ऑफ c। इस केस में जब c हमारा इंटीजर नहीं है, तो यानी नॉन इंटीग्रल अगर हम इसमें वैल्यूज डालते हैं उन सब पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, f इज कंटिन्यूस। तो नॉन इंटीजर्स के लिए तो सबके लिए कंटिन्यूस है, सिर्फ ये कंटिन्यूस कहाँ पर नहीं है, जब हम इसमें कोई इंटीजर डालते हैं उसके लिए ये कंटिन्यूस नहीं है। तो हम कह सकते हैं सारे पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज क्या हैं, सारे जो इंटीजर्स हैं वही हैं पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। दिखाई भी हमें दे रहा है यहाँ से यहाँ तक ये कंटिन्यूस है, यहाँ से यहाँ तक ये कंटिन्यूस है, यहाँ से यहाँ तक ये कंटिन्यूस है। सिर्फ पेन कहाँ लिफ्ट करना पड़ रहा है, जब हम किसी इंटीजर पर पहुँचते हैं वहाँ पर हमें पेन लिफ्ट करना पड़ता है। तो सिर्फ इंटीजर्स पर ही ये डिसकंटिन्यूस है, और सारी नॉन इंटीग्रल वैल्यूज़ के लिए ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम जो टॉपिक शुरू करेंगे वो क्या है, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस। कंटिन्यूस फंक्शंस हमें दे रखे हैं 2 या 2 से ज़्यादा, उनको हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हमें कंटिन्यूस फंक्शन मिलेगा, इनका हम कंपोजिशन बनाएंगे तो क्या होगा, इन सब के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो कुछ भी हमने आज यहाँ पर पढ़ा है, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे जहाँ उसकी डिस्क्रिप्शन गिवन रहती है वहाँ पर आप देखेंगे, वहाँ आपको एक लिंक दिखाई देगा, उस लिंक को जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।